दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको हमारी सासू माँ के गहनों की चाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। काश मैं अंत समय आपके पास होती, कितने अभागन हो मैं जो आपके अंतिम दर्शन भी ना कर पाई। एक बार तो आपकी लाडो आपके गले लग पाती अम्मा। कन्निका के करुण क्रदन से शर्मा सदन गूंज रहा था। दोनों भाभियां अपनी लाडली ननद को ढांढस बंधा रही थी, पर माँ तो माँ होती है और उसके विषहों का दुख एक बेटी के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता। दबी जुबान में रिश्तेदार कह रहे थे कि जब तक माँ है तब तक मायका है, उसके बाद तो मायका छूट ही जाता है। शर्मा सदन सरला जी और उनके पति देवी लाल शर्मा जी के मानो का आशियाना था। खुला खुला बरामदा, 5 बड़े बड़े कमरे, घर के पीछे एक छोटी सी बगिया, कुल मिलाकर एक सुंदर और कानपुर जैसे शहर में बड़ा घर ही कहाँ जाएगा। शर्मा जी की गिनती शहर के सामान्य लोगों में होती थी। शर्मा दंपति की 3 संतानें हुई, 2 बड़े बेटे और बहुत मन्नतों से मांगी हुई सबसे छोटी लाडली बिटिया कनिका। समय गुजरता गया, दोनों बेटों की शादी हो गई। बेटी का विवाह भी समाज के प्रतिष्ठित परिवार में पक्का हुआ और उधर अचानक हृदयाघात से देवी लाल जी चल बसे। बिटिया की शादी देखने का अरमान अपने दिल में ही लिए वे दुनिया से चले गए। दोनों भाइयों ने ही अपनी लाडली छोटी बहन का विवाह संपन्न कराया और माँ को भी संभाला। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। सरला जी भी नाती पोतों में व्यस्त होती गई। सरला जी नाम के अनुरूप ही सरल, मृदुभाषी और कर्मठ महिला थी, अतः बहुओं के साथ भी अच्छा सामंजस्य स्थापित हो गया था। धीरे धीरे 15 वर्ष निकल गए। अब बुढ़ापे के कारण सरला जी भी बीमार रहने लगी। कन्निका अपने पति के व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए विदेश गई थी। तभी सरला जी का स्वर्ग वास हो गया। सो कि कन्निका को विदेश से आने में बहुत समय लग जाता। अतः अम्मा जी का दाह संस्कार कर दिया गया। कन्निका आज ही अपने मायके पहुंची थी और माँ को याद करके बिलख बिलख कर रो रही थी। भाई भाभी भी उसे समझाने की कोशिश में बार बार रो पड़ते। कहते हैं ना, रोते रोते एक समय आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं पर दिल के नहीं। कन्निका के पति राहुल ने उसे जैसे तैसे संभाला। बड़ी भाभी नेहा ने कहा, लाडो तुम लोग इतने लंबे सफर से आए हो, थक गए होंगे, जल्दी खाना खाकर सो जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। कन्निका की आंखें फिर डबडबा आई। भाभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नेहा ने समझाया। देखो दामाद जी और बच्चे थके हुए हैं
और बच्चे बेचारे तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे पता है अम्मा जी की जगह कोई नहीं ले सकता, पर मैंने भी तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही माना है। लाडो, जिद मत करो, जितना मन को भाए उतना खाना खा लो और आराम करो। कनिका ने बेमन से 2 4 निवाले गटके, हर निवाले के साथ उसके आंसू सलक पड़ते थे। उसे ऐसा लगता जैसे माँ सामने बैठी है और अभी थाली में जिद करके और परोस देगी और कहेगी, आजकल की लड़कियां तो कुछ खाती ही नहीं है, देख तेरा सेहरा कैसा कुम्हला गया है। कनिका धीरे से नेहा से बोली, भाभी मैं अम्मा के कमरे में ही सोऊंगी। लाडो, तुम्हें तो पता है ना कि अम्मा जी को कितनी ठंड लगती थी। वह तो जेठ की गर्मी में भी पंखा मंदा ही चलाती थी, इसलिए उनके कमरे में कोई कूलर ऐसी नहीं है। तुम अपने ही कमरे में जाकर सो जाओ ना, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और तुम्हें तो बिना ऐसी सोने की आदत भी नहीं है। नहीं भाभी, मैं अम्मा के कमरे में ही सोऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं दामाद जी और बच्चों के सोने का इंतजाम तुम्हारे कमरे में ही कर रही हूँ। ठीक है भाभी। कनिका माँ के कमरे में आ गई। घूम घूम कर हर चीज देखने लगी। कभी माँ की कुर्सी पर बैठ जाती, कभी पलंग पर बैठ जाती, कभी वहाँ लगे आईने को निहारती, आंसुओं को पोंछती जाती, फिर कभी माँ की मुस्कुराती तस्वीर के सामने खड़े होकर उन्हें निहारती। ऐसा लगता जैसे माँ कह रही हो कि तेरे सामने ही तो हूँ, रोती क्यों है पगली। ऐसे ही एक एक चीज को शुक्र माँ का स्पर्श पाने की कोशिश करती। कनिका को रोते रोते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सपने में भी माँ से ही बातें करती रही और सिसकती रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। घर में सभी की दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। वह कमरे से बाहर आई। छोटी भाभी माया ने सर पर हाथ फेरा और चाय दी। चाय पीते पीते अचानक कनिका बोली, भाभी अम्मा की अलमारी की चाबी कहाँ है, मुझे दिखी नहीं। ये सुनते ही एक सन्नाटा सा छा गया। राहुल को भी बहुत अजीब लगा। छोटी भाभी ने कहा, बड़ी भाभी के पास है, क्यों कुछ काम है क्या? हाँ भाभी, मुझे चाबी चाहिए थी। इतने में बड़ी भाभी भी छत से कपड़े सुखाकर आ गई। कनिका ने उनसे चाबी मांगी। बड़ी भाभी का भी यही पूछना था कि क्यों चाहिए। कनिका ने कहा, मुझे उसमें से अम्मा का कुछ सामान लेना है। ये सुनकर सभी को अजीब सा लगा या शायद अच्छा नहीं लगा। रिश्तेदारों में भी खुसर फुसुर शुरू होने लगी कि बेटी अपनी माँ के गहने लेना चाहती
होगी। यूं तो दोनों भाभियां कनिका को बहुत प्यार करती थी, पर इस बात से उन्हें भी बुरा लगा। छोटी भाभी माया बड़ी भाभी नेहा से फुसफुसाते हुए बोली, लो जी, अब जीजी को इतना धनी संपन्न ससुराल होने पर भी अम्मा जी के गहने चाहिए। जीजी तो बड़ी लालची निकली। कनिका अलमारी की चाबी लेकर कमरे के भीतर चली गई। जब बहुत देर तक वह बाहर नहीं आई तो दोनों भाभियों से रहा नहीं गया। उन्होंने कमरे में जाकर देखा और वहां का नजारा देखकर दोनों दंग रह गई। कनिका अम्मा जी की शादी की लाल बनारसी साड़ी अपने सर पर डाले पलंग पर बैठी हुई थी। उसने वह साड़ी पूरी ओढ़ रखी थी और माँ की तस्वीर की तरफ देखकर रो रही थी। भाभियों ने जाकर उसे झकझोरा। आंसू पोंछते हुए कनिका बोली, भाभी, मुझे अम्मा की शादी की ये लाल बनारसी साड़ी चाहिए। ये साड़ी अम्मा कई पूजा पाठ में पहनती थी। इसकी जरी थोड़ी काली हो गई थी तब भी पहनती थी। उन्हें इस साड़ी से बहुत प्यार था। इसी लाल बनारसी साड़ी में लाल बड़ी सी बिंदी लगाई, सर पर पल्लू लिए मुस्कुराती हुई अम्मा की वही प्यारी छवि बचपन से मेरी आंखों में बसी हुई है। आज इस साड़ी को ओढ़कर ऐसा लगा जैसे मैं अम्मा की गोद में बच्ची बनकर बैठी हूँ और अम्मा ने अपनी बाहों में मुझे ले रखा है। बहुत शांति और सुकून मिला मुझे। क्या मैं ये साड़ी ले जा सकती हूँ भाभी? दोनों भाभियों को अपनी सोच पर बहुत गलानी हुई और माया रुंधे गले से बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है जीजी, आप जो चाहो वो ले सकती हो। अम्मा जी की सभी चीजों पर आपका सबसे पहला हक है। एक दूसरे को सांत्वना देते देते तीनों रो पड़ी। दरवाजे के बाहर कुछ रिश्तेदार भी नम आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। घर के बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था और घर के अंदर आंसुओं की बूंदें सभी के मन निर्मल कर रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।